हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा, आज की जो क्लास की हमारी स्टार्टिंग होगी वो होगी क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स के ऊपर। ठीक है बेटा। और क्लास टेंथ के मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और बाबू, हम उसी के ऊपर क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बेसिक्स को जानेंगे और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। उसको हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाएगा ताकि आपको बिना कोई कन्फ्यूजन के वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। स्टार्ट करते हैं बाबू, स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो बच्चा देखेंगे हम लोग सबसे पहले अलजेब्रा। अब आप कहेंगे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपने नाम ले लिया अलजेब्रा। अलजेब्रा का तो सेपरेटली भी चैप्टर होते हैं जो पुरानी क्लास में पढ़ाए जाते हैं। तो इसकी ज़रूरत इसलिए है, मैं बता देता हूँ बाबू, इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये ही इसका बेसिक है। अगर आप बेसिक नहीं जानेंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करना है। मान के चलिए आप में से ही कुछ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम होगा तो आप तो लगा जाओगे अच्छे से, कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन कुछ लोग, कुछ बच्चे, मैक्सिमम बच्चे हमारे इस जो वीडियो को, जो नए बच्चे देख रहे हैं जिनको आइडिया नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस वजह से मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। चलते बेटा। तो जब हम देखते हैं इसमें अलजेब्रा, तो अलजेब्रा मतलब होता क्या है? तो अलजेब्रा मतलब होता है कि एक अलजेब्रा मतलब ये हो जाएगा आपका अल और ये हो जाएगा आपका जेब्रा। ठीक है, ये अलजेब्रा हो जाएगा। इसमें क्या होता है ना कि अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का मतलब उसको कहते हैं नंबर्स। क्या कहते हैं बाबू? नंबर्स। तो अलजेब्रा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक को करते हैं कांस्टेंट और एक को कहते हैं हम लोग वेरिएबल। ये होता क्या है? तो कांस्टेंट शब्द से ही पता चलता है कि जिसकी वैल्यू फिक्स हो। तो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको कहते हैं हम कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसे कहते हैं हम लोग वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो कांस्टेंट का सीन क्या है? कौन, जैसे 1, 2, 7, 15, 1000। और वेरिएबल में x, y, z, a, b, c। तो बच्चा, यहाँ पे जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा जो सीन है यहाँ पे, वहाँ पे है कि अलजेब्रा इज द कॉम्बिनेशन। क्या बताएंगे आप लोग? अलजेब्रा इज द कॉम्बिनेशन यानी कलेक्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो जब भी आप अलजेब्रा की बात करते हैं तो हम कांस्टेंट और वेरिएबल को जब एक साथ लिखते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग अलजेब्रा। ओके। तो अलजेब्रा में दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी? एक है कांस्टेंट और एक है वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। और आखिर वो कौन है? आखिर वो कौन से हैं? नंबर्स, चाहे लेटर्स, चाहे कौन है ऐसे जो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती? तो वो है सिंपल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो भी नंबर्स आते हैं उनकी वैल्यू चेंज हो नहीं सकती। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहा जाए कि आपके पास 5 आम हैं, ठीक है, तो ये बताइए कि 1 घंटे बाद 5 का 4.5 तो हो नहीं जाएगा, या 2 घंटे बाद वो दो का 10 तो हो नहीं जाएगा। जब भी रहेगा तो कितना रहेगा? 5 आम ही रहेंगे कभी भी आपके पास, हाँ या ना? सोचो। तो जो चीज़ें फिक्स हों, जैसे हम कहे कि हमारे घर से स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है, ऐसा आपने मान लिया कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है। तो क्या कभी दिन ऐसा हो सकता है कि आपसे, आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर हो जाए? नहीं हो सकती। ओके। तो बाबू, ये जो 10 है ना, 10 किलोमीटर है, जो 10 है वो क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट वो नंबर्स होते हैं, वो वैल्यूज़ होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते। सुना क्लियरली? तो कांस्टेंट आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप? तो कांस्टेंट बोलेंगे कि कांस्टेंट आर दोज
विच नेवर चेंजेस इट्स सेल्फ, यानी कांस्टेंट वो हैं जो अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सकते या फिर चेंज नहीं कर सकते, उन्हें बोलते हैं हम लोग क्या, कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आ गया x = 10, जस्ट सपोज आ गया, तो ये बताइए कि आप अपने क्लास में अपने मतलब बुक के अंदर से मैथ में कभी भी अगर आप x की वैल्यू लाओगे, निकालोगे, तो हमेशा 10 आएगा, बोलो, नहीं आएगा 10। कभी 2 आ सकता है, कभी 100 आ सकता है, कभी 1000 आ सकता है, कभी 50 आ सकता है, कभी 60 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 1 आ सकता है। तो ये जो वैल्यूज़ है ना बाबू, वो फिक्स नहीं है, किसकी, x की। x की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कैसा सवाल हमसे पूछा गया है। तो आपने क्या समझा बाबू यहाँ पे, तो समझा ये कि कांस्टेंट जो है वो होते हैं फिक्स, यानी जो कांस्टेंट होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। चाहे आप यहाँ बात करो, चाहे मंगल ग्रह पे बात करो, चाहे चंद्रमा पे बात करो, आप किसी जगह पे बात करो, तो कांस्टेंट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और उसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी फिक्स रहेगी। ओके, चलो, तो ये चीज़ हो गया। और वेरिएबल का केस क्या है कि वेरिएबल ऐसे होते हैं, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती है, ठीक है, जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती है। जैसे x की वैल्यू 10 भी हो सकती है, x की वैल्यू 50 भी हो सकती है, x की वैल्यू 7 भी हो सकती है, x की वैल्यू 100 भी हो सकती है, और इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। क्यों, क्योंकि अलग अलग जब आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपके सामने सॉल्व करने के लिए, तो उन सबको आपको तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, और जब सॉल्व करोगे तो कुछ नंबर्स आएंगे, कुछ वैल्यूज़ आएंगे, और वो वैल्यूज़ हमेशा सेम नहीं हो सकते। ओके बेटा, चलिए, तो ऐसे करके हमने अलजेब्रा के कांस्टेंट और वेरिएबल पार्ट को हमने आपने मिलके समझा। तो क्या समझ में आया बाबू आप लोगों को कि अलजेब्रा क्या होता है? तो अलजेब्रा क्या है? तो अलजेब्रा इज द कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स टुगेदर। जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अलजेब्रा कहते हैं। समझ में आया? चलो, तो आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं अलजेब्रा का। तो अलजेब्रा का एग्जाम्पल है x + 15, ये अलजेब्रा है। ओके, y + 7 + z, ये एग्जाम्पल है अलजेब्रा का। यानी इस वाले में एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, दो वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं हम लोग अलजेब्रा। ओके, चलो, तो आगे अगर हम लोग बढ़ें आगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने अलजेब्रा आपको जहाँ तक मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ आपको समझाया हमने कि अलजेब्रा क्या होता है। और अगली अब हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक की, उसका नाम है पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या नाम है? पॉलिनोमियल इक्वेशन। चलिए उस पर देखते हैं, ध्यान देते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? तो पॉलिनोमियल जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो पॉली मतलब होता है बच्चे मेनी। क्या होता है? मेनी। और नोमियल मतलब क्या होता है? नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। क्या होता है? नोमियल का मतलब टर्म्स। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में जो पॉली होता है उसका मतलब होता है मेनी, और नोमियल होता है उसका मतलब होता है टर्म्स। और जैसा कि अलजेब्रा में आपने कांस्टेंट और वेरिएबल देखा, तो वहाँ पे जो एग्जांपल्स थे ना, ये x + 7, y + z + w, तो इसी को बाबू कहते हैं हम लोग टर्म। क्या कहते हैं? TERM, टर्म कहते हैं। यानी इसको एक को कहते हैं हम लोग टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, ऐसे। तो पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चा? तो पॉलिनोमियल होता है जिसमें मेनी टर्म्स हों। यानी पॉलिनोमियल जब से बोले तो क्या बोलेगा? मेनी टर्म्स। यानी ऐसे अलजेब्रा, ऐसे एक्सप्रेशंस जिसके अंदर एक से ज़्यादा टर्म्स हों, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल।
ठीक है। और पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जैसे हमने लिख दिया 7x+2। अब ये क्या है? ये पॉलिनॉमियल है। अब मैंने लिख दिया 3y² + 7y। ये देखिए ये भी पॉलिनॉमियल हो गया। ऐसे हमने लिख दिया 3y³ + z, ये भी पॉलिनॉमियल हो गया। लेकिन इन दोनों में ऊपर में एक वेरिएबल था, गौर करेंगे देखेंगे। इसके केस में एक वेरिएबल, इसके केस में दो वेरिएबल, दो बार हमने y का प्रयोग किया है तो दो वेरिएबल। और तीसरे केस में देखेंगे कि हमने एक y का वेरिएबल लिया है और एक z का वेरिएबल लिया है, तो इसमें हमारे पास डबल वेरिएबल है, यानी कि y एक अलग वेरिएबल है और z एक अलग वेरिएबल है। तो हमारे पास दो तरह के यहाँ पे वेरिएबल्स आपके सामने मेंशन किए जाते हैं। ओके चलो, तो हमने यहाँ पे आपने देखा कि अलजेब्रा का टर्म का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। और पॉलिनॉमियल क्या है? तो पॉलिनॉमियल है कि जिसमें मेनी टर्म्स हों, यानी कि ऐसे अलजेब्राज जिसमें बहुत सारे टर्म्स मौजूद हों, यानी बहुत सारे अलजेब्रा का क्या हो जाएगा बच्चे? मिक्सअप। यानी जब हम एक से अधिक अलजेब्रास का आपस में क्या करते हैं? मिक्सअप करते हैं, तो उससे क्या बनता है हमारा? उससे बनता है पॉलिनॉमियल। ठीक है। और बच्चे ये है आपके सामने एग्जाम्पल, आप देख सकते हो 7x+2, 3y² + 7y, 3y³ + 2, ऐसे करके 7x, 7z, 3y, 4k, d पे जो भी होता है, आप बहुत सारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट का प्रयोग करके आप पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिना कोई इशू के। ओके, तो पॉलिनॉमियल समझ में आया आपको बच्चे? मेनी टर्म्स, यानी एक से अधिक टर्म्स जब आपस में जुड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिनॉमियल कहते हैं। ओके चलिए, अब पॉलिनॉमियल को फर्दर 4 पार्ट में क्लासिफाई करा गया है। पॉलिनॉमियल को, जो पॉलिनॉमियल है हमारा, उसको हम 4 पार्ट में क्लासिफिकेशन करते हैं। 4 पार्ट में देख लीजिए। पहले पार्ट में होता है लीनियर, दूसरे में होता है क्वाड्रेटिक, तीसरे में होता है आपका क्यूबिक, और चौथे में होता है आपका बाई क्वाड्रेटिक। यानी पॉलिनॉमियल को जब हम क्लासिफाई करते हैं, यानी जब हम मेनी टर्म्स को क्लासिफाई करते हैं, तो हमें 4 पार्ट में वो क्लासिफिकेशन दिखता है, जो हम यहाँ पे हमने मेंशन किया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो वही चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन करी है, और हम बारी बारी समझेंगे कि आखिर ये पॉलिनॉमियल के ये क्लासिफिकेशन कहते क्या हैं। ओके, तो पॉलिनॉमियल में जो लीनियर है, लीनियर वाले को कहते हैं हम लोग, लीनियर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ax + b से, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब कहोगे सर इसमें तो सारा वेरिएबल है, लेकिन नहीं बच्चे, जो इसमें x y दिख रहे हो ना आप, x बस वही वेरिएबल है, बाकी a और b क्या है? कांस्टेंट है। आप चाहें तो हम यहाँ पे कोई दूसरा नंबर भी क्या कर सकते हैं? मेंशन कर सकते हैं। तो जब हमने दूसरा नंबर यहाँ मेंशन किया तो आप देख सकते हैं कि 7x+2 है यहाँ पे लिखा हुआ, और इसमें x का पावर कितना है बच्चा? देखो गौर करो, इसमें x का पावर 1 है, और जहाँ पे x का पावर 1 होता है, कोई भी ऐसा टर्म, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन, यानी कि लाइन क्वेश्चंस का, जिसके अंदर x का पावर 1 हो, सब में बेटा पूरे एक्सप्रेशन में, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक x का पावर क्या हो? 1 हो, या x या y या z जो भी वहाँ पे वेरिएबल प्रयोग किया जा रहा है उसका पावर क्या हो? 1 हो, उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? लीनियर पॉलिनॉमियल। ओके चलिए, तो ये हो गया आपका लीनियर वाला केस। अब आते हैं दूसरे नंबर पे हम लोग क्वाड्रेटिक, और बच्चा यही हमको बहुत ही डिटेल में जानना है। क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को हम डिटेल में जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। लीनियर वाले को आप छोटे क्लासों में देख सकते हो, जब बच्चे हम क्लास 6 और 7th और 8th का वीडियो, 9th का वीडियो जब आपके सामने लाएंगे, तो उसमें आपका लीनियर वाला पार्ट भी एक्सप्लेन किया जाएगा सेपरेटली एक चैप्टर्स के साथ, क्योंकि अलग अलग क्लासेस में इसके चैप्टर्स को मेंशन किया गया है। क्वाड्रेटिक आपके क्लास 10th में है, एक सेपरेट चैप्टर है। क्यूबिक भी आपके क्लास 10th में मौजूद है,
इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। पर बाई क्वाड्रेटिक के बारे में बहुत ज़्यादा डील नहीं करना है, क्योंकि इसको बहुत ही रेयरली पूछा जाता है। इसको जनरली वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं बाई क्वाड्रेटिक के, तो हम लोग बाई क्वाड्रेटिक भी बस एक्सप्रेशन देखा जाएगा, उस पर ज़्यादा डील नहीं किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे ज़्यादा डीलिंग हमें करना है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का। स्टार्ट किया जाए हम लोग। आपने लीनियर समझ लिया है, अब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक को अगर एक्सप्रेस करना है आपको, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ax² प्लस bx प्लस c। ये है तरीका क्वाड्रेटिक को एक्सप्रेस करने का। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसमें x का सबसे मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो। तो जिसमें x का सबसे मैक्सिमम पावर 2 होता है उसको कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं, और जिसमें x का सबसे मैक्सिमम पावर 1 होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर। और फिर ऐसे करके अब इसको हम a b c के जगह पे वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि कांस्टेंट रख सकते हैं। तो जब हमने यहाँ पे रखा तो देखा 3x² प्लस 2x प्लस 5, यानी ये जब आपका एक्सप्रेशन आपके सामने दिख रहा है वो बिल्कुल ऊपर वाले से मैचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, एकदम मैचिंग कर रहा है। और ये जो मैचअप है इसी मैचिंग को कहते हैं बच्चे क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक आपसे पूछेगा तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे क्वाड्रेटिक इज अ पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उसके अंदर जो x का सबसे ज़्यादा जो पावर होता है, पावर मतलब होता है बच्चा जो किसी भी वेरिएबल के सर पे रखा होता है, जैसे जस्ट लाइक क्राउन, जैसे ये x है, यहाँ पे जो वैल्यूज रखी जाएगी 1 2 7 9 11 14 15 20 जो भी रखा जाए, तो वहाँ को बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग पावर बोलते हैं। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग बेस। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो मैं बोल रहा था कि जब x का पावर 2 हो, यानी कि उस एक्सप्रेशन में, उस रिलेशंस में, उस क्वेश्चंस के अंदर अगर x का सबसे अधिक वाला पावर 2 मिल जाए, इसका मतलब वो वाले टर्म को क्या कहेंगे बच्चे, उस वाले टर्म को कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या उसको बोल सकते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इक्वेशंस भी आप बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ऐसे करके क्वाड्रेटिक वाला पार्ट हमारा हो गया समाप्त। और इन दोनों को हम लोग डिस्कस करने के बाद अब वापस से क्वाड्रेटिक के सबसे मेन पोर्शन की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, चलो, तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्यूबिक की। अब क्यूबिक का सीन क्या है, तो क्यूबिक में ये हो जाता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब यहाँ पे ये क्या केस है, तो क्यूबिक केस में x का सबसे जो मैक्सिमम पावर होता है वो होता है 3, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्यूबिक। क्या नाम पड़ा बच्चा, क्यूबिक, क्योंकि इसमें x का सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो इसलिए हमने इसको क्यूबिक नाम दे दिया है। नेक्स्ट है उसके बाद आपका बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है बच्चा, तो बाई क्वाड्रेटिक का सीन है कि जब x का पावर क्या हो जाए, आप खुद समझदार हो, x का पावर हो जाए जब 4। कैसे होगा x का पावर 4, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e=0। यानी आप देख सकते हैं बच्चा, ये और लंबा एक्सप्रेशन हो गया। और ये चीज़ गौर करेंगे, इसमें x का सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, तो गौर करेंगे तो देखेंगे x का सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 4, यानी 4 इज़ द मैक्सिमम पावर ऑफ x। और ये जो कॉन्सेप्ट है x का सबसे मैक्सिमम पावर 4, ये वाली जो बातें आती हैं वो आती हैं केवल बाई क्वाड्रेटिक के अंदर। जनरली बहुत ही कम पूछा जाता है, ये ना के बराबर। बस आपको जानकारी होनी चाहिए बच्चा कि बाई क्वाड्रेटिक होता क्या है, क्योंकि क्या पता कोई ऐसे जनरली पूछ ले कि बताओ बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, तो आप तुरंत बता सकें कि सर बाई क्वाड्रेटिक वो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो इक्वेशंस होते हैं जिसमें x की सबसे मैक्सिमम पावर होती है 4। ठीक है, और ऐसे आपको क्यूबिक पूछ दे तो कहेंगे सर ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसे इक्वेशन जिसमें x की सबसे मैक्सिमम पावर होती है 3, और क्वाड्रेटिक पूछ दे तो x की सबसे मैक्सिमम पावर 2, और लीनियर पूछ दे तो x की सबसे मैक्सिमम पावर 1। ओके, ये हो गया बच्चा हमारा पॉलिनोमियल और उनके 4 क्लासिफिकेशंस। ठीक है बच्चा, अब हम लोग बात करेंगे सेपरेटली जिसका नाम है क्वाड्रेटिक। अब इसी के ऊपर हमको डिस्कशन करना है और स्टार्टिंग किया जाए बच्चा हम लोग इसको बिना देर किए हुए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो बेटा, नोट्स में नोट बताते हुए चलो।
इसको नोट्स में आप बनाते हुए चलिए ताकि आपको कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारा कमेंट बॉक्स है, आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है हमने उसको दूर करना होगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेन। क्वाड्रेटिक, तो बच्चा क्वाड्रेटिक में स्टार्ट करें, सबसे पहले हम इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, अभी मैंने इसको रिप्रेजेंट किया था। अब इस वाले एक्सप्रेशन को कहते हैं लोग जनरल एक्सप्रेशंस या जनरल इक्वेशंस कहते हैं। क्यों कहते हैं जनरल इक्वेशंस? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमेशा इसी तरीके से दिखते हैं। अब a b c की जगह पे और भी कुछ वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो वेरिएबल्स के पावर होंगे वो होंगे क्या? फिक्स। कितने? 2। तो यानी कि आपको क्वाड्रेटिक में पता है कि सबसे जो ज़्यादा पावर होता है वो कितना होता है? 2 होता है। और 2 पावर को आपको जानकारी रखनी है कि क्वाड्रेटिक में हमेशा पावर 2 होता है, लीनियर में हमेशा x का सबसे मैक्सिमम पावर 1 होता है, क्यूबिक में हमेशा x का सबसे मैक्सिमम पावर 3 होता है, और बाई क्वाड्रेटिक में हमेशा x का सबसे मैक्सिमम पावर होता है 4। ये सब चीज़ें हम लोग याद रखेंगे, कभी कभी MCQ में पूछा जा सकता है। तो आप हमेशा एकदम एवर रेडी रहिए, एकदम एवर रेडी चार्ज रहिए कि जब तुरंत पूछा जाए फट से आंसर देंगे, एकदम मज़ा ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। तो हमारे सामने है ax² प्लस bx प्लस c, इसको बोलते हैं लोग जनरल इक्वेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी जनरल रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कहीं पे भी कर सकते हैं, और दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है और भी कोई इसका दूसरा फॉर्म नहीं है रिप्रेजेंट करने का। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जब हम, तो ये हमारे पास हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन, और उसके बाद जब आता है चर्चा वो होता है रूट्स, जीरोस और फैक्टर्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, रूट्स, जीरोस और फैक्टर, और इसको देख के आपका दिमाग चकराएगा और आप सोचेंगे कि आखिर ये रूट्स, जीरोस और फैक्टर्स होते क्या हैं। तो कुछ देर बाद फिर सोचेंगे, कहेंगे यार फैक्टर तो सुना हुआ है कि जब हम फैक्टर्स निकालते थे, जब किसी का भी मल्टीपल या एलसीएम्स निकालते थे उसको फैक्टर कहते थे। तो मैंने सोचा कि आपको उन तीनों के बारे में बता दें, क्योंकि इसको भी और इधर उधर आसपास के चैप्टर्स पढ़ना है और आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। ओके, चलिए तो रूट्स, जीरोस और फैक्टर्स ये आपको बता दें तो बहुत ही कॉमनली ये तीनों के तीनों क्या हैं? आपस में सेम है, बशर्ते बच्चा इन लोगों का जो नेम है वो बस अलग अलग है। ठीक है, इन लोगों का जो नेम है वो बस अलग है, बाकी इन तीनों का जो वर्क है, इन तीनों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेम है। तो आखिर इन तीनों का रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब क्या है ये देखा जाए तो एक चीज़ गौर करेंगे हम लोग, फैक्टर जब करते हैं हम लोग, तो मान लो कि अगर हमने 25 का फैक्टर कर दिया, 25 का फैक्टर किए तो कितनी बार में जाएगा? 5 × 25, यानी फैक्टर कितने हो गए हमारे पास? 5 × 5, यानी कि 2 फैक्टर हो गए। क्लियर हो गया, हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, यानी 25 के हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, यानी 25 को हमने 2 पार्ट में क्या कर दिया है? ब्रेक कर दिया है। तो ये हो गया फैक्टर्स। इसी तरीके से इनको जीरोस भी कहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? जीरोस कहते हैं। और जीरोस कहने का मतलब क्या है बच्चा? जीरोस कहने का मतलब है कि जब इनकी वैल्यू जो भी हो, x, y, z, जो भी इनकी वैल्यू हो जीरोस की, नाम क्या पता बेटा बच्चा? जीरोस। और जीरोस का मतलब होता है ये वाला जीरोस। ठीक है, तो यानी कि जो इनकी वैल्यू हो और उस वैल्यू को उठा के आपने एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, यानी एक्सप्रेशन में रख दिया है, तो उसका आंसर 0 आएगा। यानी आपने एक जीरोस उठाया, जीरो के फैक्टर, जीरो जस्ट लाइक अ फैक्टर, जीरो इज जस्ट लाइक अ फैक्टर। तो जीरो में आपकी जो भी वैल्यूज़ दी रहेंगी, अगर आप उन वैल्यूज़ को उठा के एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो आपका पूरा का पूरा जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, जो ये बताती है कि जो फैक्टर है, जो जीरोस है, वो बिल्कुल क्या है? सही है।
ठीक है बच्चा। तो ये तरीका है जीरोस को चेक करने का कि किसी भी एक्सप्रेशन का जो जीरोस निकला है वो सही है कि नहीं है। ओके बच्चे, समझ में आया? फैक्टर क्या होता है? जब एल्सिमाइज करते हैं हम लोग, फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसको फैक्टर्स कहते हैं। उसके बाद जीरोस भी बिल्कुल फैक्टर्स की तरह ही होते हैं, और बस इनका कंडीशन क्या होता है कि जब हम इनकी वैल्यूज़ को एक्सप्रेशन में रखते हैं तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी जाती है? 0 जाती है। और तीसरी बात करते हैं रूट्स क्या होता है? तो रूट्स मतलब जड़ नहीं होती हैं बाबू, ठीक है। वैसे साइंस में रूट्स का मतलब जड़ ही होता है, पर हम यहाँ पे जड़ की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जीरोज और फैक्टर्स की। यानी रूट्स को भी दूसरे फॉर्म में क्या कह सकते हैं? इट इज ऑल्सो अ फैक्टर। ओके, कि अब इसका भी हम लोग फैक्टर ही कहते हैं। यानी अब बस इसका उपयोग क्या है कि इनका अलग अलग जगह पे इनका नाम है जिसको हमको पुकारना होता है, समझना होता है। ओके, तो स्टार्ट करें बच्चे हम लोग समझने के लिए। और सबसे मेन जिम्मेदार था कि रूट्स, जीरोज और फैक्टर तीनों के तीनों क्या हैं? एक ही चीज़ है, तीनों में कोई अंतर नहीं है। किसी भी एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे, उस एक्सप्रेशन की जितनी भी वैल्यूज निकलेगी उसे को कहते हैं फैक्टर्स, उसे को कहते हैं जीरोज, उसे को कहते हैं हम लोग रूट्स। ओके, तो अब उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं बच्चा कि हमारे सामने लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है और बाई क्वाड्रेटिक है। तो उन सब के फैक्टर, जीरोज या रूट्स कितने कितने होंगे? तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि एक ऐसा तरीका है जिससे आप बिना उसको सॉल्व किए पता कर लेंगे, बिना किसी को सॉल्व किए पता कर लेंगे कि उस एक्सप्रेशंस के कितने फैक्टर्स होंगे। तो जैसे आपने अभी मैंने बताया पावर के बारे में, याद है बच्चे? पावर के बारे में लीनियर में मैंने क्या बोला था? x का पावर 1 होगा, और पावर पे ही इसके फैक्टर्स क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। अगर x का पावर 1 है तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे बच्चे? 1 फैक्टर्स होंगे, 1 जीरोज होंगे, 1 रूट्स होंगे। क्यों? क्योंकि तीनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। तो अगर लीनियर है तो उसके कितने होंगे फैक्टर्स? 1 फैक्टर होगा। अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में x का पावर मैक्सिमम कितना होता है बच्चा? 2 होता है। यानी इसमें कितने फैक्टर निकलेंगे? 2 निकलेंगे। वैसे ही क्यूबिक में x का पावर मैक्सिमम 3 होता है, यानी इसमें कितने फैक्टर निकलेंगे? 3 निकलेंगे। और बाई क्वाड्रेटिक में आपका होता है x का पावर 4, तो इसमें कितने फैक्टर निकलेंगे? 4 फैक्टर निकलेंगे। यानी बच्चा आप केवल उस एक्सप्रेशंस के सबसे मैक्सिमम पावर को देख के ही आप बता सकते हैं कि जो उसमें से वैल्यूज निकलेगी, जो उसमें से फैक्टर्स निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, बिना आप सॉल्व किए बता सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर केस में 1 फैक्टर, क्वाड्रेटिक केस में 2 फैक्टर, क्यूबिक केस में 3 फैक्टर और बाइक्वाड्रेटिक केस में 4 फैक्टर आपके सामने यहाँ पे निकल के आएंगे। और आप पता चल जाएगा आपको कि एक्सप्रेशन देख के पता चल जाएगा आपको कितने क्वेश्चन निकलेंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, x का पावर 2 है, कितने फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स। एकदम निश्चिंत रहिए, 2 फैक्टर्स निकलने ही निकलने हैं, एकदम साफा साफा बात है। ओके, चलिए, तो ऐसे करके बच्चा हमने रूट्स, जीरोस और फैक्टर को लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक में कैसे हम पता करें, हमने यहाँ पे आपको बता दिया। और मुझे उम्मीद है बच्चा कि आपको समझ में ये जरूर आया होगा। ओके, तो स्टार्ट करें बेटा आगे हम लोग। चलो, तो आगे हम लोग बात करेंगे कंडीशंस फॉर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस कहने का मतलब है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसको सॉल्व कैसे करना है, ये चीज़ अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से कंडीशंस हैं जिससे हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ईजिली क्या कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग बात करेंगे कंडीशंस फॉर सॉल्यूशंस की। यानी अगर कोई भी आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंशन है, उसको सॉल्व कैसे करना है। तो बच्चे हमारे सामने टोटल 3 तरीके हैं कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब पहला तरीका है मिडिल टर्म, यानी कि हम इसके मिडिल टर्म वाले को, अब इसमें देखेंगे बच्चा कि क्वाड्रेटिक वाले में टोटल 3 टर्म होता है। 3 टर्म देखो, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टोटल 3 टर्म का प्रयोग करते हैं। तो इन तीनों टर्म के हेल्प से हम इसके अगर मिडिल टर्म को क्या कर दें, मिडिल टर्म को ब्रेक कर दें और कुछ ऐसे अरेंजमेंट कर दें अपने हिसाब से,
ताकि उससे उसकी वैल्यू निकल जाए, यानी क्या निकल जाए बच्चा, फैक्टर्स निकल जाए, जीरोस निकल जाए या फिर रूट्स निकल जाए। तो बस ये इंपॉर्टेंट है। अब एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक ही क्वेश्चंस पे ये तीनों लॉ लगा सकते हैं बच्चा, ठीक है। मिडिल टर्म, सीधाचार्य, डिस्क्रिमिनेंट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल, हम इन तीनों को एक क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और इन तीनों ही केस में जो आंसर होगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। और अगर बच्चा सेम आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, उस गड़बड़ी को हम क्या करेंगे, दूर करेंगे, ठीक है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे हम लोग मिडिल टर्म की। तो मिडिल टर्म हो गया, सीधाचार्य हो गया, आपका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल हो गया। तो जो बच्चे ये है ना रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल, इस पे एक सेपरेट चैप्टर्स है हमारे एनसीईआरटी और सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में भी, जहाँ तक उम्मीद है कि है एक सेपरेट चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ओके बच्चा, तो उसका उस चैप्टर का नाम ही पॉलिनोमियल्स है। अब पॉलिनोमियल्स नाम से चैप्टर है तो हमको ये जो तीसरा फॉर्मूला है हमें उसी के अंदर पढ़ना है। ओके, और ये जो आप रिलेशन में जीरोस देख रहे हो ना, तो जीरोस का मतलब कि ये जो फैक्टर्स, इसमें भी फैक्टर्स निकलेंगे, एक्स के 2 फैक्टर्स निकलेंगे, ये दो अगर क्वाड्रेटिक हो गए तो 2 होंगे, क्यूबिक हो गए तो 3 होंगे। तो जो इसमें तो जो जीरोस होता है वो इसमें आता है, ठीक है बच्चा। तो जीरो जब भी हम रिलेशन बिटवीन जीरो एंड पॉलिनोमियल का प्रयोग करते हैं, पॉलिनोमियल्स में तरीका लगाते हैं ये वाला, तो वहाँ से जो फैक्टर निकलता है ना, वहाँ से जो वैल्यू निकलता है एक्स की, हम उसको नामकरण करते हैं जीरोस कहते हैं, एकदम प्यार से कहते हैं जीरोस निकल रहा है इसमें से, ठीक है। और उसको जनरली हम लोग अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। और अगर 3 को फॉर्म होगा तो अल्फ़ा बीटा गामा से करते हैं जनरली। अब बचे 2, मिडिल टर्म और सीधाचार्य, ठीक है बच्चा। तो मिडिल टर्म पे डिस्कशन करेंगे। तो मिडिल टर्म्स में से जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या निकलता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग फैक्टर्स। क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम फैक्टर्स। जब मिडिल टर्म सॉल्व करते हैं तो इसका एक नाम होता है जिसको कहते हैं हम लोग कि जो मिडिल टर्म सॉल्व करके जो वैल्यू निकालेंगे ना आप एक्स की, तो उसको कहेंगे हम लोग फैक्टर्स। और सीधाचार्य आप रूल लगाओगे, जब सीधाचार्य रूल लगाओगे तो यहाँ से जो आंसर निकलता है एक्स की, उसको बोलते हैं हम लोग रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं हम लोग रूट्स। तो हमने यहाँ पे जो 3 तरीके दिखाए और तीनों में जो रूट्स जीरोस फैक्टर सेम हैं, बस नाम अलग अलग हैं क्योंकि अलग अलग साइंटिस्टों ने इसकी खोज करी थी, इस वजह से अलग अलग नाम दिया था। पर तीनों के तीनों वैल्यूज़ क्या होंगे, हमेशा सेम ही आएंगी अगर हम एक क्वेश्चन को तीनों तरीके से सॉल्व करें। ओके, तो हम लोग जब आगे देखा जाए मिडिल टर्म की स्टार्टिंग करा जाता है। मिडिल टर्म की स्टार्टिंग करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चंस लेंगे। एग्जांपल में मैंने यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बच्चे मेंशन करके रखा है। इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व यहाँ पे करके मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको कोई भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और इसमें मिडिल टर्म सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, फिर आपको मैं सीधाचार्य मिडिल टर्म बताऊँगा, फिर एक क्वेश्चन किया जाएगा, फिर सीधाचार्य रूल बताऊँगा, फिर एक क्वेश्चन किया जाएगा, और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट एक ऐसा तरीका बताया जाएगा जो मैं बताऊँगा कि बिना इक्वेशंस को सॉल्व किए हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो इक्वेशन सही में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ओके, तो ये भी तरीका हम आपके सामने कुछ नई यूनिकनेस चीज़ों को यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा बच्चा। स्टार्ट करते हैं हम लोग मिडिल टर्म से। तो मिडिल टर्म से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मिडिल टर्म पकड़ते हैं हम लोग। मिडिल टर्म में क्या है, 6x² है, -x है, -2 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूँ, 6x² -x -2। अब ये चीज़ अगर गौर करो बच्चे आप, तो क्या ये ऊपर वाले की तरह दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। a है, 6 है, x² है, b यहाँ पे 1 है, x है, c 2 है। ओके, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है सिंबल में, यानी ऊपर वाले में प्लस प्लस ले रखा है, नीचे वाले में हमने माइनस ले रखा है, ठीक है। बस यही डिफरेंस है इसके बीच में। देखते हैं हम लोग अब सॉल्व किया जाए किस तरीके से। मिडिल टर्म से, मिडिल टर्म क्या कहता है, मिडिल टर्म कहता है कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो ये a है, ठीक है, a है और ये c है, दोनों को आपस में क्या करेंगे बच्चा, हम लोग मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, रूल बता रहा हूँ बच्चा आपको मैं मिडिल टर्म का। जो ए है और सी है दोनों को आपस में क्या कर लेंगे लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐसे क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे कि जिसको ऐड करने पे, जिसको हम लोग सम करने पे मिडिल टर्म आ जाए। ओके, मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई करने पे AC आ जाए। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आपको रूल बता दूं। रूल थोड़ा सा हटके है तो मैंने सोचा रूल बता दूं, और उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक एक लाइन को समझते हुए तो आपको बताऊंगा कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। बाबू सबसे पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लो कि कैसे। उसके बाद फिर हम लोग, आप भी पानी पी लो बच्चे और थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लो, और फिर हम लोग इसके ऊपर अच्छे से डीलिंग करते हैं। ठीक है, चलो करो करो, जल्दी करो बाबू, जल्दी करो इसको। हो गया बच्चा, चलिए आते हैं हम लोग। तो आपने इसको, हमने कहा ना कि नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया है। अब नोट कर लिया तो इसको एक तरफ नोट कर लिया आप लोगों ने। अब मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, और मैं इसको मिटाता नहीं हूँ ताकि आप समझ सको कि इसका मैंने प्रयोग कैसे किया है। तो सबसे पहले मैंने बोला ना बच्चा कि इस एक्सप्रेशन में से A और C को मल्टीप्लाई करो, यानी कि 6 और 2 को मल्टीप्लाई करो। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चा, आएगा आपका 12। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ गया। अब 12 आ गया, 12 को ऐसे ब्रेक करो बच्चे। ठीक है, 12 को ऐसे ब्रेक करो, ऐसे इसका मतलब कि फैक्टराइज करो, यानी कि क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम निकालेंगे बच्चा। निकालो एलसीएम, कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, यानी हमने फैक्टराइज कर दिया। अब इसको ऐसे फैक्टराइज करो कि इसको जोड़ने पे यानी सम करने पे क्या आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म क्या है, -x, सम करने पे -x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का यानी A और C का मल्टीपल आ जाए। गौर करेंगे बाबू फिर से। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस A और C को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कर लिया। उसके बाद उसको फैक्टराइज करेंगे, कर दिया। उसके बाद हम इसको फैक्टराइजेशन को ऐसे सम करेंगे, जो फैक्टराइजेशन किया है हमने उसका ऐसे सम करेंगे कि उसके सम करने पे क्या आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। और मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है -x। ओके, सम करने पे मिडिल टर्म आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे जो हमने A और C का मल्टीप्लाई किया था उसके बराबर आ जाए। दूसरा केस, अगर ये सारे केस अगर एक्सेप्टेबल हैं, अगर ये सारे केस पॉसिबल हैं, एक्सेप्टेबल हैं, एक्सेप्टेबल कहने का मतलब कि अगर ये हो सकते हैं तो इसका मतलब आपने मिडिल टर्म को करना सीख लिया। ठीक है बच्चे, तो चलो किया जाए। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे कि इसको 2 × 2 × 3 फॉर्म में लिख दिया हमने, और हम इसको चाहें तो 4 × 3 लिख सकते हैं बच्चे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 12 आएगा। और अगर हम इसको जोड़ दें तो कि अगर हम उसको जोड़ें कैसे, तो अगर -4 और +3 कर दें तो कितना आ जाए, -1 आ जाए। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर वहाँ पे तो मल्टीप्लाई है, आपने माइनस प्लस क्यों किया है। तो बच्चा जो माइनस और प्लस है वो टोटली आपके हाथों में है। ठीक है, आपकी हथेलियों में है, आपके भेजे में है। टोटल आप इसका प्रयोग कैसे करते हो, ये आपको मैथमेटिक्स जो है ना वो आपको फ्रीडम देता है, फ्रीडम, बहुत सारा फ्रीडम। और इस फ्रीडम में आप अपने को कैसे मैनेज करते हो, टोटल ये सीन आपके सामने यहाँ पे हमने दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 × 3 तो आपस में मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई करने पे कितना गया, 12, और 12 हमारा मैचिंग कर गया AC के बराबर, है कि नहीं, AC के बराबर। यानी हमारा ये वाला जो सिस्टम था वो हमारा मैच कर गया कि मल्टीप्लाई करने पे AC के बराबर आना चाहिए। ठीक,
अब दूसरा कंडीशन था सम करने पे। सम करने पे मिडिल टर्म का केस आना ही चाहिए। अब सम कैसे करेंगे हम लोग? सम देखो कि यहाँ पे -x है, -x है कि नहीं, और यहाँ पे हमने लिया है -4 और +3 कॉन्सेप्ट लिया बाबू, ठीक है। -4 और +3 लिया है। अब -4 और +3 जब आपस में हम लोग सम करेंगे, गौर करो बच्चे, ठीक है, -4 और +3 जब आपस में सम करेंगे तो कितना आएगा? -4 +3 करेंगे तो आएगा -1। एकदम ध्यान में रखो, -4 और +3 करेंगे तो कितना आएगा बच्चा? -1 आ जाएगा। और -1 का कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो यहाँ पे -1। और यहाँ पे अगर फिर से गौर उठा के देखो तो -x है, और x के बगल में क्या होता है बच्चा? जहाँ पे कुछ नहीं होता मैथ में वहाँ पे होता है 1। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है? 1 होता है। तो क्या ये 1-1 मैचिंग कर रहा है? हाँ या ना? तो आप कहोगे हाँ सही, तो मैच कर गया। तो बेटा यही मैं कह रहा था कि इसी को आपको बस समझ के चलना है, ठीक है। आप अपने आप को फोकस करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको अभी सॉल्व कर दूं बच्चा, मैंने इसका प्रयोग किया, सॉल्व कर दूं, उसके बाद हम लोग फिर इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके चलो बेटा, इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप जानेंगे ना, गर्दा मचा दोगे एकदम पूरा हर जगह। चलो देखो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बच्चा 6x² और -x है ना, तो हम यहाँ पे प्रयोग कर देंगे आपका -4x, और या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, इसको इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया +3x और -4x और -2, हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। और आप एक चीज़ गौर कर सकते हो बच्चे कि इसमें 3x पे क्या था? प्लस था, और माइनस में हमने 4x लिया था। इसलिए लिया था क्योंकि हमको सेंटर में चाहिए था माइनस। हम चाहते तो 4 को भी प्लस ले सकते थे और 3 को माइनस ले सकते थे, लेकिन ऐसा करने पे कितना आता बच्चे? ऐसा करने पे 1 आता। कैसा? प्लस। क्या हमको सेंटर में +1 की आवश्यकता थी? नहीं थी। तो जब +1 की आवश्यकता नहीं थी तो हम कैसे इसको ले सकते थे? नहीं ले सकते थे ना, ठीक। तो हम इसको नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने क्या लिया बच्चा? हमने लिया -4 और +3, जिसको जोड़ने पे कितना था? तो -1, और वो चीज़ सेंटर वाले से मैच कर रही है। ओके चलो इसको सॉल्व करा जब हमने ऐसे ऐसे, यहाँ पे मैंने इसको एक साथ लिया, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। इसमें हमने देखा बच्चे कि इसमें क्या कॉमन है और उसमें क्या कॉमन है। तो हम गौर करेंगे कि अब कॉमन शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप लोग क्लास 10th में हैं और आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कॉमन करना आता होगा, ठीक है। बहुत सारे होंगे बच्चे जो कहते हैं कि हाँ हाँ आता है, पर आता नहीं है। मैं उनके लिए एक बार कॉमन चीज़ का मतलब बता देता हूँ। देखो बाबू, जैसे बचपन में आप खेल खेलते थे, कोई भी खेल खेलते थे, और मान लो कि चलो कि आप क्रिकेट का ही खेल खेलते थे और दोनों तरफ टीम बराबर हो गई, तो आप क्या करते थे? जब पहुँचते थे 10 मिनट 20 मिनट लेट, तो कहते थे हम भी खेलेंगे, हमऊ खेलब। ऐसे ही कहते थे ना, हमऊ खेलब। तो जब ऐसा कहते थे हमऊ खेलब, तो जो दोस्तों से वो कहते हैं सब, जो एक और प्लेयर के लेके आओ तब एक खिलाए के तुमने के, नहीं तो तुम बीच में हो जाए, बीच बिचवा हो जाए। ये दोनों तरफ बेटे, ठीक है, दोनों तरफ, यानी कि दोनों में हो जाओगे तुम। यानी कि अगर एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं आएगा तो तुम ए टीम में भी खेलोगे और बी टीम में भी खेलोगे, यानी कि दोनों तरफ से आप खेलोगे। दोनों तरफ से बैटिंग भी कर सकते हो, दोनों तरफ से बॉलिंग भी कर सकते हो, अगर उधर से डिमांड हो कि आप कर सकते हो। समझ में आया बेटे? समझ में आया? तो ये था गेम, और यही गेम हम यहाँ पे भी मैथमेटिक्स में भी अप्लाई करते हैं। कैसे? तो मान के चलो कि यहाँ पे हमारे पास है 4x² और यहाँ पे है +2x। तो अगर गौर करो बच्चे, तो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कुछ ना कुछ तो है। क्या है? दोनों में 2x है। अब आपको सॉर्ट 2x तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे तो 4x² है। तो हम क्या करेंगे बच्चा? इसको सबसे पहले तोड़ा जाएगा। कैसे तोड़ा जाएगा? छोटे फॉर्म में। कैसे तोड़ेंगे? तो इसको बच्चे लिख सकते हैं हम लोग 2x × 2x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। अब क्या आपको 2x दोनों तरफ दिख रहा है? आपको हाँ सर दिख रहा है 2x। तो यहाँ से जब हम 2x निकाल देंगे, यहाँ से 2x निकाल देंगे, तो यहाँ पे जब 2 2x है ना, निकाल देंगे तो कौ बचेगा? एगो 2x बचेगा। 2x बच गया, फिर बीच में प्लस, और यहाँ पे कौ 2x है? एक ही 2x है। अब सोचो, वो भी एक ही 2x निकाल देंगे तो वहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। अब आप कुछ सोचोगे कि सर निकाल देंगे तो 0 क्यों नहीं बचेगा? तो सोचो बेटा कि अगर हम इसको फिर से वापस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमको ऊपर वाला यानी 4x² + 2x मिलना चाहिए।
वापस से मिलना चाहिए। ये तरीका है चेक करने का कि जो कॉमन लिया है वो आप सही लिए हैं कि नहीं लिए हैं, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपने कॉमन ले लिया है अगर तुम उसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे अंदर ना, फिर से अंदर भेजोगे, उसको बाहर निकाल दिया ना, अगर अंदर भेजोगे तो फिर से हमको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर हमको क्वेश्चन मिल गया इसका मतलब हमने कॉमन सही किया है, और हमने अगर क्वेश्चन नहीं मिला इसका मतलब कॉमन में कुछ ना कुछ गलती है। और अगर आप यहाँ पे जीरो लेते हो तो फिर कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो इंटू टू एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी 4x² प्लस जीरो हो जाएगा। क्या क्वेश्चन से मैचिंग है 4² प्लस जीरो? आप कहोगे नहीं, इसका मतलब हम जीरो नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, तो तरीका क्या है बच्चा कि जब भी आप कॉमन बाहर निकालो, ठीक है, बाहर निकालो तो वापस से आंसर मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि क्वेश्चन, जब फिर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो फिर से क्वेश्चन आ जाएगा, और अगर क्वेश्चन आ गया इसका मतलब आपने कॉमन सही लिया है, और क्वेश्चन नहीं आया इसका मतलब आपने कॉमन सही नहीं लिया है। ठीक है बच्चा, चलो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ था। तो इसमें हमने कॉमन लेना है, स्टार्ट करना है। तो इसमें 3x है, इसमें भी 3x है। अब जैसे यहाँ पे 2x आपस में छिपा हुआ था ना, इसमें भी 3x आपस में छिपा हुआ है। तो जब हम इसमें से 3x बाहर निकाल देंगे बच्चा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 1, सेम ऐसे ही बच जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ से हम -2 निकाल देंगे, ठीक है बच्चा, क्योंकि दोनों में दो दो है, देख लो। अब आप कहोगे सर इधर x कॉमन कियो, इधर कॉमन नहीं किया आपने, क्यों नहीं किया? मैंने कहा बेटा यहाँ पे x है पर 2 के साथ x नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, कॉमन लेने का भी बहुत सारे नियम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चा, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1। ओके, तो अब कहेंगे आप दिमाग में क्या सवाल आएगा कि सर यहाँ पे बीच में माइनस था, आपने प्लस कैसे ले लिया? तो बच्चा मैंने माइनस को भी बाहर कॉमन कर लिया। मैंने क्या किया, माइनस को भी बाहर कॉमन कर लिया, और हम माइनस साइन को भी बाहर कॉमन कर सकते हैं अगर हमको ज़रूरत पड़े तो। ज़रूरत पड़े तो क्यों नहीं कर सकते माइनस कॉमन? ठीक है, अब सोचो कि अगर इस वाली लाइन को अगर वापस तुम मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको ऊपर वाला मिल जाएगा, और अगर ऊपर वाली लाइन मिल गई इसका मतलब कि आपने कॉमन सही लिया है। ठीक है, और वैसे ही सेम इधर मल्टीप्लाई किया, ऊपर मिल गया, कॉमन सही लिया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो आगे जब हम बढ़ते हैं बच्चे तो देख लो ना कि ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा दोनों आपस में क्या है, सेम है। और जब डब्बे सेम होते हैं तो इन दोनों को मिला के हम एक लिखते हैं, 2x + 1। बस दो डब्बे हैं, हमने बस एक डब्बा लिखना है 2x + 1। और फिर बचा क्या बच्चे, तो दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं 3x - 2, 3x - 2 दूसरे ब्रैकेट में। और ऐसे करके बच्चा हमने यहाँ पे मिडिल टर्म की मदद से यहाँ पे फैक्टर निकाल दिया है। ठीक है बच्चा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे फैक्टर कहाँ निकला है, यहाँ पे तो आपने एक टर्म निकाल के छोड़ दिया है। तो इसका तरीका क्या है बेटा फैक्टर निकालने का, कि आप चाहो तो 2x + 1 = 0 रख दो और 3x - 2 = 0 रख दो। इसको करोगे तो 2x = -1 तो x = -1/2, और यहाँ पे 3x = 2 तो x = 2/3। यानी यहाँ पे आपकी x की कितने वैल्यू आ गए बच्चे, x की 2 वैल्यू आ गए। यानी कि अगर हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक तो x के पावर 2 कितनी थी ना, पावर 2 थी, तो कितने फैक्टर निकलते थे, 2 फैक्टर निकलते थे। आपके सामने 2 फैक्टर हाजिर हैं, एकदम ताज़ा ताज़ा। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो ये हमने एक जो क्वेश्चन था आपके सामने सॉल्व करके रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चे, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत अगर होगी तो हम हैं आपके लिए। मैं एक और क्वेश्चंस जो ये वाला क्वेश्चंस है इसको भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, या फिर आप इसको ट्राई करो बच्चे, ट्राई करो, बिल्कुल इसी तरीके से लगाओ स्टेप वाइज स्टेप, और फिर कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मेंशन है बेटा, आप वहाँ पे लिंक करके आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर आप वहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, और आप अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखेंगे, एज ए स्टूडेंट आप सोच समझ के सवाल पूछेंगे। ठीक है, चलो तो अब जो है बच्चे हमारा ये जो 6x² है -x है -2 है, ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है, और हमको x की 2 वैल्यू निकल गई है। इसका मतलब हमने मिडिल टर्म से निकालना जान लिए हैं, और अब हम मिडिल टर्म से बेटा एक और क्वेश्चन किया जाएगा 8x² -22x -21, और ऐसे करके इसको कवर भी कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो मिटा दूँ इसको।
तो बेटा इसको नोट कर लिया ना आपने, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो बच्चे हम लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करा जाए हम लोग। तो अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है 8x² - 22x - 21। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने मिडिल टर्म से एक क्वेश्चन सॉल्व किया, अब हम मिडिल टर्म से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया जाएगा। और उसके बाद हम आपको बात करेंगे सिद्धाचार्य रूल की, कि सिद्धाचार्य रूल आखिर है क्या। तो बेटा सिद्धाचार्य रूल बहुत ही लॉजिकल रूल है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। मिडिल टर्म से थोड़ा सा इजी है, थोड़ा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन मिडिल टर्म से थोड़ा सा कम मेहनत, आपको दिमाग कम प्रयोग करना है उसके अंदर। और मिडिल टर्म में बाबू बहुत दिमाग का प्रयोग करना है आपको, ठीक है। चलो, तो हमारे पास जो सवाल है वो है 8x² - 22x और ये हो जाएगा -21। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमने क्या करना है बच्चा, सबसे पहले 21 और 8 यानी ए और सी को आप हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 168 हो गया यहाँ पे। अब 168 को क्या करेंगे बच्चा, हम फैक्टराइज करेंगे, कर दो फैक्टराइज। 168, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 42, 2 21, 3 7 7 1 हमारे सामने आ गए। अब हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। तो 2 2 = 4, 2 × 8, 3 × 24, 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 7 4 = 28, 28 में आगे बच्चा देखो। तो मैंने इन दोनों लोग को इसके साथ दे दिया, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ दे दिया। तो इनसे जब हम लोग सॉल्व करके बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा बाबू 7 × 4 = 28 और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 2 = 6। तो ये हो गया। अब 28 × 6 मल्टीप्लाई करोगे तो बाबू 168 आएगा। अब देख के अब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब हमने इसको अरेंजमेंट किया तो हम -28 + 6 करेंगे तो हमको मिडिल टर्म मिल जाएगा, देख लो। -28 + 6 हमको मिलेगा -22। इसका मतलब हम बिल्कुल अपने सही रास्ते से गुजर रहे हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि 8x² और यहाँ पे बच्चा हो जाएगा आपका +6x - 28x - 21 = 0। ओके, अब बातें एक और सी हैं बाबू कि 28, जैसे कि इसका फैक्टर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। यानी कि हम इससे एक से अधिक भी इसमें से हमको मिल जाएंगे। जब हम इसका अरेंजमेंट करेंगे ना तो एक से अधिक भी हमारे सामने अरेंजमेंट मिल जाएंगे, जिसको सम करने पे हमको 22 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने पे 168 मिलेगा। लेकिन उसका अगर हम लोग प्रयोग करेंगे एक्सप्रेशन में तो हमारा जो आंसर है वो निकल के नहीं आएगा। तो आप कहोगे सर सब कुछ तो लाइन से कर रहे हैं, सब कुछ रूल एंड रेगुलेशन से कर रहे हैं, तो क्या मतलब है फिर इसका। तो मतलब ये है बच्चा कि मिडिल टर्म में बहुत ज़्यादा आपको ब्रेन लगाना होता है। और अगर मिडिल टर्म को अगर आपने सीख लिया, जान लिया, तो आप समझ लो एकदम चाणक्य बन जाओगे बेटा, चाणक्य बन जाओगे, ठीक है। कोई रोक नहीं सकता आपको मैथमेटिक्स को समझने में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिससे बच्चे आपके दिमाग का बहुत सारा ग्रोथ बढ़ जाता है, ठीक है। और इससे आपको समझने में कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। करा जाए हम लोग, तो देखेंगे हम कि 28 - 6 हो गया। तब यहाँ से और इसमें दोनों में कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है बच्चा, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, यानी 2x कॉमन कर दो तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ बचेगा आपका 3। और उसी तरीके से यहाँ पे अगर -7 कॉमन कर दो तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ बचेगा आपका 3। देख लो कैसे। तो 7 × 4 = 28 और 7 × 21, यानी कि दोनों के अंदर 7 मौजूद था। और क्या मौजूद था, माइनस साइन, इसमें माइनस साइन था, इसमें माइनस साइन था, तो मैंने माइनस साइन भी क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। क्योंकि कॉमन का मतलब यही होता है जो दोनों में मौजूद हो उसको बाहर निकाल दो, ठीक है। कॉमन का असली अर्थ यही होता है, ताकि आपको जो एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हो आपको उसको लगाने में कोई भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। हमने कर दिया बच्चा। अब जब 4x + 3 दोनों ब्रैकेट सेम है तो इन दोनों का एक ब्रैकेट लिखते हैं हम लोग और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा 2x - 7 और ऐसे करके हमारा फैक्टर्स हो गया क्लियर। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो 4x + 3 = 0 और 2x - 7 = 0। तो ये हो जाएगा बाबू x = -3/4 और यहाँ पर हो जाएगा x = 7/2। ठीक है, तो ऐसे करके हमने सेपरेट x की वैल्यू निकाल दी और x की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यूज आई। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक जिसमें पावर कितना है 2, तो 2 पावर होगा तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आपके सामने यहाँ पे मेंशन हो गई। ठीक है बच्चे, तो हमने यहाँ पे आपको इस दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया मिडिल टर्म के तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हमने चला। सबसे पहले दोनों मल्टीप्लाई किया, 168 आया, फैक्टराइज किया, एलसीएम निकाला, एलसीएम को अरेंजमेंट किया, अरेंजमेंट करके सम करने पे आ गया मिडिल टर्म और मल्टीप्लाई करने पे आ गया 168 और फिर हमने उसको प्रोसीड किया, आगे सॉल्व किया और आपका आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है बच्चे, चलो तो ऐसे करके बच्चा हमने ये सेकेंड इक्वेशंस को भी आपके सामने क्लियर कर दिया और मैं सोचते हैं हम लोग कि अब हम लोग सीधाचार्य की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। तो बच्चे सीधाचार्य रूल क्या है? तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन होना चाहिए, जो ये ऐसे मेंशन है जनरल इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सीधाचार्य बोलते हैं कि ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिनको करने में आपको समस्याएं होती हैं, आप उनको एक और रूल से लगा सकते हो जिसमें आपको कैलकुलेशंस थोड़ा जैसे आप मिडिल टर्म में जब बहुत ज़्यादा आपको सोचना पड़ता था, उतना बिना सोचे ही आप इन क्वेश्चंस को ईजिली क्या कर सकते हैं, आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने इसके लिए एक फार्मूला प्रेजेंट किया, वो फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे हम लोग और भी चर्चा करेंगे और दूसरे फार्मूले पर भी बहुत चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो तो इसमें था श्री धाराचार्य रूल। ठीक है बाबू, श्री धाराचार्य रूल क्या है? तो ये रूल में भी क्या निकलते हैं, x की वैल्यू निकलती हैं और इस रूल में भी जो x की वैल्यू निकलती हैं उनको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं बच्चे, उनको बोलते हैं हम लोग रूट्स। इससे पहले जो मिडिल टर्म से में निकाल रहे थे हम उसको क्या बोलते थे, फैक्टर्स। लेकिन जब सीधाचार्य में हम वही चीज़ करेंगे तो उसमें हम कहेंगे कि उनको कहेंगे रूट्स। और एक क्वेश्चंस पहला वाला हम लगाएंगे इसी तरीके से सीधाचार्य से, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स ना हो और आप जो पुराने जो आपने क्वेश्चंस के हमने आंसर निकाले हैं उन आंसर से आप मैच कर लेना, क्लियरिटी हो जाएगी कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो तो श्री धाराचार्य रूल बोलते हैं कि अगर एक आपके पास जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का, तो फॉर्मूला है अल्फ़ा कॉमा बीटा इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला श्री धाराचार्य ने पर्सनली निकाला है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारा रिसर्च करा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे और उन्होंने ये एक्सप्रेशंस निकाला। ये एक्सप्रेशन निकाला और बताया कि इस पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें बच्चे, हम लोग एग्जांपल लिया जाए। 6x² - 7x - 2 = 0। अब इसमें आप देख सकते हो b 4ac 2a लिखा हुआ है, तो बच्चे ये a है, ये b है और ये c है। इन्हीं सब जो प्लेस पे जो भी वैल्यूज़ रखी हुई हैं इन्हीं को हम इसके अंदर क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। इसलिए आप इस चीज़ को लेके काफ़ी सजग रहेंगे। ठीक है बच्चे, सजग रहेंगे। देखा जाए तो बच्चे यहाँ पे 1 होगा कि नहीं होगा, तो जब हम लगाएंगे -b तो यहाँ पे पहले से ही -1 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे +1, यहाँ पे बीच में प्लस माइनस √b² क्या है, तो b² -1 है। -1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, +1 हो जाता है। तो 1 - 4 इंटू a कितना बच्चा 6, b कितना है -2 है कि नहीं, -2 है ना। a कितना है 6 और b कितना है -2 और पूरे का फिर कर देंगे बच्चे अपॉन और 2a यानी 6 2 जा 12 आ गया आपके सामने। a की वैल्यू 6 है यहाँ पे, जैसे हम एक्सप्रेशन से कंपेयर करेंगे तो हमको मिल जाएगा a की वैल्यू 6। अब इसको सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो मिलेगा +1 + माइनस, अंदर देखिए तो ये हो जाएगा बच्चा
कि 6 चौका 24 और 24 दूना 48 और माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस हो जाएगा, और 48 एक 49, यानी अंदर 49 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 12। और आपको पता है ना कि √49 की वैल्यू कितनी होती है, तो √49 की वैल्यू होती है 7। तो ये हो जाएगा बच्चा +1 ± 7 अपॉन 12। ओके, और एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो प्लस वाला पार्ट लेते हैं। तो प्लस वाला पार्ट लेंगे जब हम लोग, तो 1 + 7/12, तो ये हो जाएगा बच्चे 8/12। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी एक वैल्यू आ गई हमारे सामने 2/3। और जब आप मिडिल टर्म वाइज मिलाओगे बच्चा, तो आपको यही सेम कंडीशन आपको उपलब्ध हो जाएगा कि x की वैल्यू 2/3 वहाँ पे आ रही थी। अब जब हम एक बार माइनस वाला पार्ट लेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चा 1 - 7/12, इसको करेंगे तो हो जाएगा -6/12, 6 1 6 6 12, आ गया बच्चे यहाँ पे -1/2। तो यहाँ पे हमने एक 2/3 ला दिया, एक -1/2 ला दिया, और जो हम मिडिल टर्म से कर रहे थे उसकी वैल्यू ला रहे थे, सेम वैल्यू हमको मैचअप हो गई। आप अपने कॉपी से इसको मिला सकते हो जो आपने नोट किया है अभी, ठीक है बच्चा। तो ये था कंडीशन श्रीधराचार्य रूल का, ठीक है, सिंपल है। अब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको मिडिल टर्म जैसा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है और क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर देना है, ठीक है बच्चा। चलो, तो ऐसे करके हमने श्रीधराचार्य रूल को भी क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप इसके ऊपर अप्लाई करके इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। निकालेंगे जो अभी मैंने इससे पहले सॉल्व किया था मिडिल टर्म से, जो आंसर आया था सेम आंसर बच्चे इसमें भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो ऐसे करके हमने श्रीधराचार्य रूल को कंप्लीट कर लिया। अब बचा बेटा हमारा आखिरी रूल, जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट रूल। इसको अगर हम देख लेंगे तो ऐसे करके पूरा खत्म हो जाएगा, और फिर हमारे पास केवल न्यूमेरिकल्स बचेंगे, फिर हम उसको मारा पीटी न्यूमेरिकल्स तक किया जाएगा। उसके बाद आप कहोगे सर तीसरा वाला, तो तीसरा वाला बेटा जब हम आपके लिए नया वीडियो देंगे पॉलिनोमियल्स में, तो उसके अंदर हम लोग इसको एक्सप्लेन किया जाएगा अच्छे से, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स को डिस्कशन करना होता है, तो वहाँ पर अच्छे से डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। चलिए, तो हम इसे श्रीधराचार्य रूल को आपने समझ लिया है, तो आपने आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्रीधराचार्य रूल को थोड़ा सा फिर से लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट रूल यहीं से थोड़ा रिलेटेड है बच्चा। यहाँ पे है अल्फ़ा बीटा = -b ± √√b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला है हमारा श्रीधराचार्य रूल का। और डिस्क्रिमिनेंट नाम के एक मैथमेटिशियन थे, बहुत ही इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन थे, फॉरेन के। श्रीधराचार्य जैसे इंटेलिजेंट तो नहीं थे, लेकिन थे इंटेलिजेंट। उन्होंने भी कुछ किया, क्या किया, तो उन्होंने किया क्या कि श्रीधराचार्य ने एक अंदर यहाँ पे रूट्स के अंदर एक वैल्यू रखी थी, ये कंडीशन रखा था कि √b² - 4ac रखा था। तो डिस्क्रिमिनेंट ने क्या किया कि इसको बाहर निकाल के और एक नया फॉर्मूले के तौर पे इसको रिप्रेजेंट कराया। कैसे, तो उन्होंने कहा कि आप अगर मेरे फॉर्मूले से चलते हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन का रूट्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और अगर निकलेगा तो सेम निकलेगा कि अनसेम निकलेगा, यानी कि दोनों रूट सेम होंगे कि अलग अलग होंगे। इस बारे में डिस्क्रिमिनेंट ने डिटेल्स में डिस्कशन करी थी, और इन्होंने इस फॉर्मूले को काफ़ी लोकप्रियता मिली बच्चे, काफ़ी लोकप्रियता मिली। और श्रीधराचार्य के साथ इस रूल को भी क्या कहा गया, इस रूल को भी साथ में रखा गया, ताकि जो बच्चे श्रीधराचार्य को समझें वो डिस्क्रिमिनेंट को भी साथ में समझ लें, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपस में ना रहे। ठीक है, स्टार्ट करो। चलो, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने b² - 4ac को क्या मान लिया, आपको d मान लिया, और d माने होता है डिस्क्रिमिनेंट, और इसी रूल को नाम दिया उन्होंने डिस्क्रिमिनेंट रूल। क्या नाम दिया, डिस्क्रिमिनेंट रूल। और इस रूल में उन्होंने एक चार्ट बनाया, ठीक है बच्चा, क्या बनाया उन्होंने, एक चार्ट बनाया, और उसमें दिखाया कि अगर d की वैल्यू >0 होती है, d की वैल्यू = 0 होती है, या d की वैल्यू <0 होती है, 3 कॉन्सेप्ट आएंगे। क्योंकि जब भी आप इसको सॉल्व करोगे इसमें की वैल्यू रख के, तो d की या तो प्लस में वैल्यू आएगी, या तो माइनस में वैल्यू आएगी, या तो जीरो आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे हम देखते हैं कि तीनों केस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जब d की वैल्यू >0 आती है, ठीक बच्चा, d की वैल्यू >0 आती है, तो क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट में होता है कि जो रूट्स होते हैं वो होते हैं रियल,
ठीक है। और ये हो जाते हैं आपके अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल रूट्स यहाँ पे आपके सामने आते हैं। और जब d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाती है तो उस केस में रियल तो आते ही आते हैं और साथ में ये बच्चे इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और जब d की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो वो सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है बच्चा, वो सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि नेगेटिव हो जाता है बच्चा, ठीक है। d की वैल्यू लेस देन 0 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है बच्चा। रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, अगर नेगेटिव साइन आ गया तो वो सॉल्वेबल नहीं है, ठीक है बेटा। वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर आप जब आगे पढ़ेंगे क्लास 11 में तो उसके अंदर आप जानेंगे, ठीक है। चलो, तो ये था हमारे पास d के अलग अलग वैल्यू के लिए आपके सामने यहाँ पे हमने क्वेश्चंस यहाँ पे प्लेस कर दिए थे कि जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो रियल और इक्वल, यानी कि जो अल्फ़ा और बीटा होगा दोनों का आंसर अलग अलग होगा, डिफरेंस होगा। जब d की वैल्यू 0 होगी तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और इस केस में कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे, ठीक है बच्चे। तो ऐसे करके आप इसको एक चार्ट को आप अपने कॉपी पे पेस्ट कर लीजिए, बना लीजिए, ताकि आपको हम लोग कभी क्वेश्चन से सॉल्व किया जाएगा, एक दो क्वेश्चंस करा जाएगा तो आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है बच्चे। चलो, लिख लिया, नहीं लिखा तो पॉज करो और इसको लिख लो, ठीक है। और फिर आप आगे बढ़ना, तब तक हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे हमारे सामने है 4√3x², ठीक है। 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, हम इसको साथ में लेके चलते हैं। जब हम इसको साथ में लेके चलते हैं बच्चा तो हो जाता है हमारे पास 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अब हमको चेक करना है कि क्या ये इसका हम रूट्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। सबसे पहले इसकी वैलिडिटी चेक कर लेते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं है। अगर ये वैलिड होगा तो निकलेगा, नहीं वैलिड होगा तो नहीं निकलेगा, और वैलिड होगा तो आप सीधे 4 लगा देना, फट से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ठीक है। चलो, तो d इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 5 के स्क्वायर कितना होगा 25, फिर माइनस 4 इंटू 4√3 इंटू माइनस 2√3। सॉल्व करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 25 और प्लस ये हो जाएगा चचो को 16 और √3 इंटू √3 3, ठीक है बच्चे। तो 16 3 48 दूना 96 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो 6 5 11 और 9 2 11 1 12, आगे बच्चे 121 आ गया। और जब रूट से 121 आएगा तो क्या बनेगा 11 बनेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर किससे हो गई, 0 से अधिक हो गई। तो इसका आंसर जब आप निकालेंगे तो अल्फ़ा और बीटा की दो वैल्यूज निकलेगी, पर अल्फ़ा की वैल्यू अलग होगी और बीटा की वैल्यू अलग होगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट इससे हमको पता चल गए, क्योंकि आप टेबल जो बनाया ना उसमें सबसे पहला नंबर यही होगा, यानी आपको पता चल गया कैसा होगा। अगर इज इक्वल टू 0 हो जाता, 0 हो जाता यहाँ पे तो सेम आते हैं नंबर, और अगर लेस आ जाता तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, ये अनसॉल्वेबल हो जाता, ठीक है। तो ऐसे करके बच्चा डिस्क्रिमिनेंट का भी पार्ट हमारा हो गया समाप्त। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट ने यही सारी अच्छी बातें करी थी। सिद्धाचार्य में से श्रीधराचार्य में से उन्होंने ऐसे वैल्यूज़ निकाली और उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। और ऐसे करके बच्चा हमने अपना तीसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके सॉल्व कर लिया। अब बच्चे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इन 6 क्वेश्चंस को पढ़े हैं। इन 6 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किया जाएगा, ठीक है बच्चा। अभी सॉल्व करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इसकी, और बाकी आप इसको ईजिली आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इसकी।